हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेचर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ की, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, अब तक आप मोमेंटम के बारे में जान चुके हैं। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को ये फैसिलिटी देती है कि भैया आप किसी और पे फोर्स एक्सर्ट कर सको, या फिर दूसरे शब्दों में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम हो तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर वो मोशन में है, उसकी स्टेट को रेस्ट पे लाने के लिए या उसकी मोशन को बदलने के लिए, उसकी स्पीड को बदलने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी पड़ेगी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होता है। ये सब बातें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो ये बताता है हमें कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब आपके मन में आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक गन है, राइट। दिस इज अ गन एंड गन के अंदर होती है बुलेट। दिस इज द बुलेट। सो ये गन और बुलेट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बट ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसे मल्टीपल पार्टिकल्स का एक ग्रुप होता है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यू कैन से दैट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पता होना चाहिए। अब बात शुरू करते हैं, क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सिंपल सा लॉ है। अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और उनका कुछ मोमेंटम है, अभी आप देख रहे हैं, मान लीजिए उनका मोमेंटम है p, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है जब तक आप उस सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब जब तक उस सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब उसका मोमेंटम जो पहले था, फोर्स लगा रहे हो आप, अगर वो नेट फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो है, मतलब फोर्स उस पर इफेक्ट कर ही नहीं रही, तो उसका फाइनल मोमेंटम भी सेम रहेगा। मतलब अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो भी मोमेंटम सेम रहता है, और अगर आपकी नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है तो भी मोमेंटम सेम रहता है। सो आइए इस लॉ को पहले डिफाइन कर देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट in the absence of net external force, ध्यान दीजिए, नेट शब्द का मतलब है सिर्फ फोर्स लगना काफ़ी नहीं है, फाइनल फोर्स का रिजल्ट भी कुछ निकलना चाहिए। आप ये मत सोचिए इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का, तो फिर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। नो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स ज़ीरो आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मोमेंटम बदले तो नेट फोर्स लगनी चाहिए, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बट अगर नेट फोर्स ज़ीरो है या नेट फोर्स है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, द टोटल मोमेंटम of a system of particles always remains conserved। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट्स बेसिकली अ लॉ, राइट। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है m1 मास का और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराव होता है। पहला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी के साथ, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी के साथ। सो इनका टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 u1 plus m2 u2। so this is before collision। now collision occurs। collision होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कैसे बदलेगा। इसका मास है m1, अब इसकी वेलोसिटी होगी लेट्स से इन एनी डायरेक्शन v1, और दूसरा ऑब्जेक्ट था m2,
उसकी वेलोसिटी बन गई v2। सो अगर आप ध्यान दीजिए इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना था m1 u1, अब इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है m1 v1, इसमें चेंज आया है। सेकेंड पार्टिकल का अपना मोमेंटम कितना था m2 u2 और इस केस में m2 v2। तो अगर आप ध्यान दीजिए इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, बट अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूं सो टोटल फाइनल मोमेंटम विल बी m1 v1 plus m2 v2, and according to this law total initial momentum is equal to total final momentum। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, and this is easily proven with the help of Newton's laws of motion, right? So this is the mathematical concept or aspect of this law, and this is the theoretical aspect or conceptual aspect should I say। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये लॉ इतना ज़रूरी क्यों है समझना। आंसर ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सिंप्लीफिकेशन कर देता है हमारे लिए। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इस लॉ के बिना सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये गन की एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि गन को जब फायर किया जाता है इट रिकॉइल्स। रिकॉइल का मतलब जब गन से बुलेट फायर होती है तो गन पीछे को आती है, मतलब बुलेट जिधर को जा रही है गन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। दैट इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बिफोर फायरिंग गन भी एट रेस्ट पे है एंड बुलेट भी एट रेस्ट पे है। इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज ज़ीरो, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। जो गन के अंदर गन पाउडर होता है, जब आप बुलेट फायर करते हैं तो वो गन पाउडर बर्स्ट होता है और वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाता है। बट ध्यान दीजिए गन पाउडर गन का ही हिस्सा है या फिर बुलेट का ही हिस्सा है, इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्स में नहीं आता। ऐसे केस में अगर मान लीजिए गन पीछे को आती है विद वेलोसिटी vg और बुलेट आगे को जाती है विद मसल वेलोसिटी vb, सो इस केस में वी विल से फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो, एंड फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंटम ऑफ गन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहाँ से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। यहाँ से अगर आपको ये सभी वैल्यूज़ गिवन है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो आप फाइंड अ वेलोसिटी, तो आप बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है। एंड ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिकॉइलिंग हमेशा बुलेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, ताकि दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं वो ऑपोजिट हो जाएं और मोमेंटम का सम वही रहे जो पहले था, दैट इज़ ज़ीरो। अब आपने ये भी सोचिए कि गन का मास कितना ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बहुत कम होगी, जबकि बुलेट का मास बहुत कम होता है। इसलिए वही मोमेंटम बुलेट में ज़्यादा वेलोसिटी क्रिएट करता है और वही मोमेंटम गन में कम वेलोसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि गन ज़्यादा मैसिव होती है। एक और हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं। आपके पास एक टारगेट, वुडन टारगेट हैंग कर रहा था। इस वुडन टारगेट पे यहाँ से एक बुलेट आके हिट करती है लाइक दिस। जब बुलेट यहाँ पे हिट करती है तो ये टारगेट यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रहता, बल्कि ये टारगेट इतना डिविएट हो जाता है। ये टारगेट यहाँ का यहाँ चला जाता है लाइक दिस, इस तरह से। तो हम बता सकते हैं दैट ऑल दिस इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सी दिस, पहले ये टारगेट का मोमेंटम कितना था? ज़ीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे है, और बुलेट का मोमेंटम ज़ीरो नहीं था। ठीक है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर बुलेट इस टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करके यहाँ पे स्टेशनरी हो गई है तो बुलेट का मोमेंटम ज़ीरो हो गया, तो वो बैलेंस कैसे बनेगा?
बैलेंस तब बनेगा अगर बुलेट अपना मोमेंटम इस टारगेट को ट्रांसमिट कर देगी। इसका मतलब इन दिस केस द मोमेंटम ऑफ बुलेट इज पास्ड ऑन टू द टारगेट, और टारगेट हैवी होने की वजह से बुलेट जितनी वेलोसिटी से मूव तो नहीं करेगा बट स्टिल इट विल मूव, क्योंकि मोमेंटम शुड बी बैलेंस्ड। टोटल मोमेंटम पहले जितना था, फाइनल मोमेंटम भी बाद में उतना ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर से किसी थर्ड पार्टी ने फोर्स नहीं लगाई। एक बुलेट और एक टारगेट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बुलेट एंड टारगेट है। पिछले एग्जाम्पल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बुलेट एंड गन थे। इस तरह से हम कंसेप्ट को लगाते हैं। इससे मुझे एक और एग्जांपल याद आती है। अगर आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आप गाड़ी की सीट्स पे फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी को धक्का लगाना है तो धक्का बाहर निकल के लगाना पड़ता है, कभी अंदर से धक्का लगा के गाड़ी आगे नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं आप उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी मोमेंटम में चेंज नहीं आता। तो अगर गाड़ी रेस्ट पे है, उसका मोमेंटम ज़ीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगी। बट वही अगर आप बाहर उतर के पीछे से धक्का लगाएं या आगे से धक्का लगाएं, तो अब आप गाड़ी के अंदरूनी हिस्सा नहीं है बल्कि बाहर से आ रहे हैं, बाहर से फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसलिए गाड़ी के मोमेंटम में चेंज आता है और वो मूव करने लग पड़ती है। इस तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। दो हॉकी प्लेयर्स एक दूसरे के सामने से बॉल के लिए आ रहे थे, उनमें टक्कर हो जाती है और फाइनली वो पूरा का पूरा जो दोनों प्लेयर्स इकट्ठे थोड़ा मूव करते हैं, तो वो किस डायरेक्शन मूव करेंगे? जिस हॉकी प्लेयर के पास ज़्यादा मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑल दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।